अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस टेली लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 से, जिसका नाम है द सेल। अब जो सेल होती है सेल को हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदा या लाइफ के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है सेल। यानी सेल की ही वजह से जिंदा चीज़ें हो सकती है, यानी सेल्स के बगैर जिंदा नहीं हो सकता, यानी कोई भी चीज़ सेल्स के बगैर जिंदा नहीं हो सकती। सेल की अगर हम डिफिनीशन देखते हैं तो सेल की जो डिफिनीशन है वो है सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको हम सेल कहते हैं। अब जो सेल की डिफिनीशन है इसमें तीन चीज़ें आ रही, एक तो आ रही है द बेसिक फंडामेंटल, और दूसरा है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और तीसरा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सेल को हम इसलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि सेल्स के बगैर कोई भी जिंदा चीज़ जिंदा नहीं हो सकता। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बने होते हैं सेल्स के, यानी सेल्स जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर यानी बुनियाद होती है लिविंग थिंग्स की, यानी सेल्स के जरिए ही लिविंग थिंग्स बनते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सेल को हम इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि हर किसी जानवर में या हर किसी लिविंग थिंग में कोई स्ट्रक्चर होता है, या कोई भी चीज़ होता है वो बना होता है सेल्स का। यानी एक जिंदा चीज़ में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कोई चीज़ होती है या कोई ऑर्गन होता है या कोई स्ट्रक्चर होता है वो होता है ड्यू टू सेल्स। या अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कोई भी शक्ल होती है या उसकी जो कोई भी शेप होती है वो होती है ड्यू टू सेल्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो शक्ल होती है या शेप होती है वो ड्यू टू सेल्स ही होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद है तीसरा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो कोई भी काम कर सकता है या कोई भी एक्टिविटी कर सकता है वो ड्यू टू सेल्स के ही जरिए कर सकता है। यानी सेल्स के जरिए एक ऑर्गेनिज्म कोई काम कर सकता है, अदरवाइज सेल्स के बगैर एक ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है सेल की डिफिनीशन। अब जो इस सेल होती है ये होती है माइक्रोस्कोपिक, यानी हम नेकेड आई से किसी सेल को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से किसी चीज़ की यानी छोटी सी चीज़ की जो इमेज होती है, शक्ल होती है, वो बड़ी बन जाती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप के जरिए हम सेल्स को देख सकते हैं, अदरवाइज विदाउट माइक्रोस्कोप हम सेल्स को नहीं देख सकते। अब हमने पहले ही कहा जो हर कोई लिविंग थिंग जो भी इस दुनिया में जो लिविंग थिंग्स मौजूद है वो बने होते हैं सेल्स के, या हर कोई जिंदा चीज वो बना होता है सेल्स का। अब हम देखते हैं सेल क्या होती है। अगर हम जनरलाइज्ड या जनरल सेल स्ट्रक्चर देखेंगे या सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे या सेल की शेप देखेंगे तो हर किसी सेल में तीन चीज़ें कॉमन होती है, थ्री थिंग्स हर किसी सेल में कॉमन होती है, तीन कंपोनेंट्स हर किसी सेल में मौजूद होते हैं। तो उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है तो सेल के सबसे सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी एक सेल के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज मौजूद होती है हम उसको कहते हैं जनरली प्रोटोप्लाज्म। अब पहले हम देखते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है या जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो डार्क कलर का होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी ये तीन चीजें हर किसी सेल में कॉमन होते हैं।
एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेल के आउटर कवरिंग होती है, जो एक सेल की आउटर कवरिंग होती है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बीच में या सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है, यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म वो चीज़ होती है या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, वो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसमें दो चीज़ें होती है, यानी इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है या अराउंड होता है फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है साइटोसॉल जो सेल में एक्चुअल फ्लूइड होता है यानी वाटर सब्सटेंस होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोसॉल। और दूसरा जो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट होता है वो होता है सेल ऑर्गेनेली। यानी सेल ऑर्गेनेलीज हम उनको कहते हैं, ऑर्गेनेलीज हम कहते हैं लिटिल ऑर्गन्स को, यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी इस हिसाब से साइटोप्लाज्म दो हिस्सों का बना होता है, साइटोसॉल जो सेल का एक्चुअल फ्लूइड होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज, ये बनाते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये मौजूद होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं सेल के कंपोनेंट्स, सेल में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सेल कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या है? सेल के एक कंपोनेंट का नाम है सेल इंक्लूजनस, यानी सेल का एक हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजनस, और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल इंक्लूजनस किसको कहते हैं? सेल इंक्लूजन कहते हैं हम नॉन लिविंग मैटर जो भी एक सेल में प्रेजेंट होता है, यानी सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सेल के अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है तो उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। जिस तरह हमारी सेल्स में प्रेजेंट होता है वाटर, इसी तरह हमारे सेल्स में मौजूद होता है फूड मॉलिक्यूल्स, या इसी तरह इसमें आयन्स वगैरह मौजूद होते हैं, या कोई भी चीज़ जो एक सेल के अंदर मौजूद होता है लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है तो वो आता है सेल इंक्लूजन्स में। तो इसके बाद है सेल ऑर्गेनेलीज, यानी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज हम उन चीज़ों को कहते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जो लिविंग थिंग्स होती है, यानी लिविंग थिंग यानी सेल के अंदर जो लिविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं या लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और यही सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग काम करते हैं या अलग अलग फंक्शंस करते हैं एक सेल में, यानी एक सेल जो भी फंक्शन कर सकती है, जो भी काम कर सकती है वो ड्यू टू सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से कर सकती है। उन लिविंग कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जिस तरह इसमें आते हैं न्यूक्लियस, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्टिस, या कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स भी है जो आपको आगे से पढ़ने हैं। तो ये है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है नॉन लिविंग मैटर जो होता है वो आता है सेल इंक्लूजन्स में, और लिविंग कंपार्टमेंट्स जो एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। इसके बाद हम देखते हैं सेल डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया है और किस तरह से उसने सेल को डिस्कवर किया है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665 में, यानी 1665 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसने सेल को पहली बार डिस्कवर किया था, और उसने अपने ही सेल्फ डिजाइनड माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को पहली बार डिस्कवर किया था। यानी सेल्फ डिजाइनड माइक्रोस्कोप हम उस माइक्रोस्कोप को कहते हैं जो किसी शख्स ने या किसी आदमी ने खुद ही बनाया होगा। तो इस तरह से जो रॉबर्ट हुक था उसने अपना ही माइक्रोस्कोप एक बनाया था, उसी के अंडर उसने सेल को पहली बार डिस्कवर किया था। अब जो
रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था या किस चीज़ में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार जब सेल को देखा था तो वो उस टाइम ऑब्जर्व कर रहा था कॉर्क, यानी कॉर्क जो छिलका होता है, यानी किसी ट्री का छिलका होता है, उसी को वो ऑब्जर्व कर रहा था अपने माइक्रोस्कोप के अंडर। और वो छिलका था या कॉर्क था एक ओक ट्री का, एक ट्री है जिसका नाम है ओक ट्री का एक कॉर्क लिया था उसने और उसके छोटे छोटे स्लाइसेस किए उसने, और उन्हीं स्लाइसेस को वो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो ऑब्जर्व कर रहा था तो उसको जो चीज़ उसमें नज़र आई थी वो आई थी क्या, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसको उस थिन स्लाइसेस या उस कॉर्क के स्लाइसेस में उसको जो चीज़ नज़र आई थी वो आई थी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसने उस स्लाइसेस में देखे या उन स्लाइसेस में देखे। अब जो उसमें जो कंपार्टमेंट्स उसको नजर आए थे उसने उनको नाम रखा था सेल्स। अब जो इस सेल्स उसने नाम रखा था, उसने क्यों नाम रखा था सेल्स? क्योंकि जो सेल्स है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है, यानी जो वर्ड सेल्स है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है सेला। अब जो सेला की मीनिंग है लिटिल कंपार्टमेंट्स या एम्प्टी रूम्स, यानी जो चीज़ रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो देखी थी उसने लिटिल कंपार्टमेंट्स या छोटे छोटे हिस्से जिस तरह हनीकॉम्ब में होते हैं, तो उसी तरह के स्ट्रक्चर्स उसने उन स्लाइसेस में भी देखे थे, इसीलिए उसने उनका नाम रखा था सेल्स। क्योंकि सेल्स की जो मीनिंग है वो है लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे जैसे होते हैं या छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, या एम्प्टी रूम्स यानी छोटे छोटे कमरे लेकिन वो एम्प्टी होते, वो उनके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। क्योंकि उसने जो चीज़ देखी थी वो देखी थी कॉर्क। अगर आपको पता होगा जो कॉर्क होता है ये प्लांट टिश्यू का एक ये प्लांट टिश्यू एक है, लेकिन वो डेड टिश्यू होता है। अब जो डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू में जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, उसमें वो प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल्स में जो डेड टिश्यू में जो चीज़ मौजूद होती है वो खाली सेल वॉल नज़र आती है, सेल वॉल मौजूद होती है। इसके बाद जो साइंटिस्ट्स आए जब उन्होंने रिसर्च की रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन थी या इन्वेस्टिगेशन थी, तो उसके बाद पता चला जो रॉबर्ट हुक ने जो चीज़ देखी थी वो एक्चुअली सेल नहीं थी, वो एक्चुअली सेल वॉल था। क्योंकि उसने जो चीज़ देखी थी वो एक डेड टिश्यू था, और डेड टिश्यू में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि वो उसमें डिजनरेट हो चुके होते हैं। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा जो रॉबर्ट हुक ने जो चीज़ देखी थी वो एक्चुअली सेल वॉल था, न कि सेल थी, वो सेल वॉल था। रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा है, यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में, यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद है जो ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर, हम ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर, यानी एक जानवर में या एक लिविंग थिंग में कितनी सेल्स प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और जो दूसरी कैटेगरी है वो है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है इसकी मीनिंग है यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्ड, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी सिंगल सेल्ड लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो जानवर या वो लिविंग थिंग्स जो खाली एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगई होता है, या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने पहले ही पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यूजुअली होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो एक ही सेल के बने होते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी की मीनिंग होती है मनी और सेल्यूलर की मीनिंग होती है सैलड,
और ऑर्गेनिजम्स की मीनिंग होते हैं लिविंग थिंग्स, यानी मनी सेलर लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स उन जानवरों को कहते हैं, उन लिविंग थिंग्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस, हम भी क्या है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होती है। इसके बाद जो चीज़ है जो आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, बेसिक सेल टाइप्स, यानी बुनियादी तौर पर सेल्स कितनी तरह की होती है। सेल्स की बहुत ज़्यादा बहुत किस्में होती है, लेकिन उनकी जो किस्में होती है वो अलग अलग कैटेगरीज की होती है। लेकिन एक्चुअली जो सेल्स होती है वो दो तरह की होती है, यानी बुनियादी तौर पर सेल्स दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब किसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड्स का, प्रोकैरियोटिक। प्रो की जो मीनिंग है वो प्रो कहते हैं हम प्रिमिटिव को या ओल्ड को, और कैरियोटिक की मीनिंग है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ओल्ड न्यूक्लियस। अब किसको हम कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ओल्ड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एज के हिसाब से ओल्ड न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है, यानी यहाँ पर जो मीनिंग है प्रिमिटिव की या ओल्ड की वो ये है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ओल्ड न्यूक्लियस हम उस न्यूक्लियस को कहते हैं जिस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। यानी वो न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं ओल्ड न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये भी बनी होती है, ये यूकैरियोटिक भी दो वर्ड्स का बना है, एक तो है यू और दूसरा है कैरियोटिक। यू की मीनिंग है ट्रू और कैरियोटिक की मीनिंग है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस हम उस न्यूक्लियस को कहते हैं जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है या ओल्ड टाइप या प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो दूसरी डिफरेंस होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो ये होती है, ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। यानी न्यूक्लियोइड एक सेल के या एक प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, वो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। यह है दूसरी डिफरेंस। और इसके बाद जो तीसरी डिफरेंस है वो ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की एक और डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल वॉल बना होता है या कंपोजर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का, यानी एक सब्सटेंस है या एक कंपाउंड है पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो उसी चीज का बना होता है सेल वॉल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का। इसी तरह जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है एक्सेप्ट प्लांट सेल्स, मगर प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में वो डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, यानी प्लांट सेल्स
का सेल वॉल होता है, प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का एक कंपाउंड है, उसी चीज का बना होता है सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। इसके बाद साइज में भी डिफरेंस होती है, यानी यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में साइज में भी डिफरेंस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी इस रेंज में इस सेल का साइज होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो होता है फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो लार्जर होती है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटी होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद जो एक और डिफरेंस होती है वो होती है राइबोसोम्स में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप का, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप का, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें 80S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होती। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो पार्टिकल्स होते हैं एक सेल के अंदर, या वो सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद देते हैं, यानी जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं एक सेल के अंदर, जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो होती है राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाते हैं एक सेल में। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं। अब जो एक किस्म होता है प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल में वो होता है 70S टाइप का, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप का। इसके बाद एक और डिफरेंस होती है वो होती है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी लोकोमोशन करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है उनको हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनके पास उन सेल्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो लोकोमोशन करने में उनको मदद देते हैं, वो है सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं सीलिया। इसके बाद एक और चीज होती है लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, वो होते हैं फ्लैजिला। अब जो ये फ्लैजिला होता है ये थिक होती है, यानी मोटा होता है, यानी और बड़ी होती है, यानी सीलिया से बड़ी होती है और मोटी होती है, यानी फ्लैजिला भी विप लाइक होती है, यानी ये रस्सी जैसी होती है या रॉड जैसी होती है और मोटी होती है और लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सीलिया। और जो दूसरी डिफरेंस होती है सीलिया और फ्लैजिला में, सीलिया होते हैं ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, यानी एक सेल में सीलिया ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो हंड्रेड्स में अवेलेबल होते हैं, और जो फ्लैजिला होते हैं ये कम नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है, यानी ये 2 या 3 से 4 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा ये एक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट मगर कुछ सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, यानी सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे लंग सेल्स में, उसके बगैर किसी भी सेल में सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, यानी सीलिया हमारी लंग सेल्स में प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला हमारी स्पर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके इन दो सेल्स के बगैर हमारे किसी भी सेल में लोकोमोटरी ऑर्गन्स या सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये थी कुछ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सेल और सेल डाइवर्सिटी, और जो अलग अलग कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल में मौजूद होते हैं उनको हम पढ़ेंगे।